डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आप सबका स्वागत करता हूँ BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम पत्र से संबंधित इस व्याख्यान में। आज हम राष्ट्रकवि दिनकर द्वारा प्रणीत कविता जनतंत्र का जन्म के अंतिम अवतरणों का अनुशीलन प्रस्तुत करेंगे। अब तक हमने जाना कि दिनकर जी ने इस कविता में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के उत्सव को मनाया है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता प्राप्ति के उत्सव को मनाती है, सेलिब्रेट करती है। साथ साथ भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया जाता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनता है। इस तथ्य को, यह जो ऐतिहासिक अप्रतिम घटना है, इसको भी वर्णित करते हैं राष्ट्र कवि दिनकर और कहते हैं कि विराट गणतंत्र या जनतंत्र है दुनिया का। तो यह कविता लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनने के उत्सव को भी मनाती हुई यह कविता है। इसी अर्थ में जब कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो हम कहेंगे कि दिनकर की यह कविता मिरर का काम करती है, आईना का काम करती है। उस समय के ऐतिहासिक सत्य के प्रतिबिंब को हम इस कविता में देख रहे हैं। अगला जो अवतरण है उसका वाचन और अनुशीलन हम करते हैं। दिनकर क्या कहते हैं? अभी पिछले अवतरणों में हमने देखा कि 33 करोड़ भारतवासियों के सिर पर मुकुट धरने की बात दिनकर कहते हैं। 33 करोड़ जनता का अभिषेक होना है, विराट जनतंत्र गणतंत्र पूरी दुनिया का स्थापित हुआ है। अब आगे का जो अवतरण है वो देखें। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, संवाद शैली है, डायलॉग है। आरती लिए साथ साथ प्रश्नात्मकता है। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रासादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। यह कविता सबाल्टर्न कविता है। सर्वहारा की जय का उद्घोष करती हुई यह कविता है। दिनकर का यह जो स्वर है वह महाप्राण निराला, कवि नागार्जुन, कवि मुक्तिबोध के स्वर से मिलता जुलता है। दिनकर प्रगतिवाद के कवि हैं। प्रगतिशील जीवन मूल्यों का उद्घोष करती हैं उनकी कविताएं। उनकी कविता में नवजागरण, क्रांति, प्रगतिशील जीवन मूल्य के स्वर हमें मिलते हैं। यहां दिनकर जो कहते हैं उस सत्ताधीश को, उस तानाशाह को इंगित करते हुए अब तक के जो शासक रहे हैं, जिन्होंने जनता का शोषण किया है हजारों वर्षों से, उनको संकेत करते हुए, इंगित करते हुए, संबोधित करते हुए राष्ट्रकवि कहते हैं, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रासादों में तहखानों में। आरती लेकर ऐ मूर्ख, तुम जिसको ढूंढ रहे हो मंदिरों में, राजप्रासादों में और तहखानों में, मंदिर में, राजमहल में या तहखाने में, ऐ मूर्ख, आरती लेकर जो किसको तुम ढूंढ रहे हो और जिस सत्ता को तुम ढूंढ रहे हो वह देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, सड़कों पर जो मजदूर हैं, जो श्रमिक वर्ग हैं, जो मेहनतकश वर्ग हैं, जो श्रम कर रहे हैं, गिट्टी तोड़ रहे हैं, सड़क का निर्माण कर रहे हैं, वे जो मजदूर हैं वही आज के देवता हैं। देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, और खेतों में काम करते हुए जो किसान हैं, खलिहानों में काम करते हुए जो कृषक हैं, वे देवता हैं। आज के देवता कृषक हैं, मजदूर हैं, सर्वहारा हैं, मेहनतकश जो समुदाय हैं, वे आज के देवता हैं। इसलिए आरती लिए हुए किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, राजमहल में जाने की जरूरत नहीं है, तहखाने में जरूरत नहीं है। अगर देवता का
दर्शन हमें करना है तो हमें सड़कों पर मिट्टी तोड़ते हुए, गिट्टी तोड़ते हुए उन श्रमिकों के पास जाना होगा। खेतों और खलिहानों में पसीना बहाते हुए उन किसानों के पास जाना होगा। वे ही आज के देवता हैं। तो यह एक बहुत बड़े तथ्य को रेखांकित कर रहे हैं राष्ट्रकवि दिनकर। जब किसी कवि ने लिखा था, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में, तू आहवन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। तो वहां भी कवि दीन के वतन में, दीन अर्थात गरीब के यहाँ ईश्वर का निवास होता है, इस तथ्य को रेखांकित करते हैं। यहाँ राष्ट्रकवि दिनकर ने भी उसी तथ्य को प्रस्तुत किया है कि देवता का दर्शन हमें करना है तो वे श्रमिक हैं, वे मजदूर हैं, वे किसान हैं जो खेतों में पसीना बहा रहे हैं, वे देवता हैं। हमें आरती लेकर के मंदिरों में, राजप्रासादों में, तहखानों में जाने की जरूरत नहीं है। किसान विमर्श की यह कविता है। देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में, खेतों में काम करते हुए, खेतों में पसीना बहाते हुए जो किसान हैं उनको राष्ट्रकवि दिनकर देवता से उपमित करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। राष्ट्रकवि दिनकर ने किसान की दुर्दशा पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। राष्ट्रकवि दिनकर की कविता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जयघोष है। दिनकर की कविताओं में कृषकों की जो व्यथा है, किसानों की जो वेदना है, उसका निदर्शन हमें मिलता है। जब दिनकर लिखते हैं कि जेठ हो या पूस, हमारे कृषकों को आराम नहीं है, छूटे बैल का संग कभी जीवन में ऐसा याम नहीं है, मुख में जीभ शक्ति भुज में, जीवन में सुख का नाम नहीं है, वसन कहाँ सूखी रोटी भी मिलती दोनों शाम नहीं है। किसानों की जो कंगाली है, किसानों की जो गरीबी है, किसानों की जो फटहाली है, जबकि वो इतना श्रम करते हैं, खेतों खलिहानों में इतना पसीना बहाते हैं, वे अन्नदाता हैं, पूरे देश को खिलाते हैं, लेकिन खुद उनकी जिंदगी कंगाली की जिंदगी है, गरीबी की जिंदगी है, जिसका चित्रण राष्ट्रकवि दिनकर ने अन्य कविताओं में किया है। तो यह किसान विमर्श की कविता है। किसान को केंद्र में लाती हुई यह कविता है। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रासादों में, तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। तो इस प्रकार से श्रमिकों को, जो मेहनतकश जो वर्ग हैं, जो सर्वहारा हैं, जो प्रोलेटारिएट हैं, कार्ल मार्क्स के शब्दों का अगर हम प्रयोग करें तो वे उस प्रोलेटारिएट को, उस सर्वहारा को, उस श्रमिक कृषक जो समुदाय हैं, उसको महाकवि दिनकर देवता से उपमित करते हैं। अगला जो अवतरण है उस पर चर्चा हम करते हैं। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कवि लिखते हैं कि जिस जनतंत्र का जन्म हुआ है, 1950 में रचित यह कविता है। भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन चुका है और दिनकर आह्वान करते हैं कि 33 करोड़ जनता का आज अभिषेक हो रहा है। किसी राजा को आज सिंहासन पर नहीं बैठना है, बल्कि 33 करोड़ जनता आज सिंहासन पर आरूढ़ होने जा रही है। तो वही पंक्ति, फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं। जैसे राजतंत्र में जब राजा का अभिषेक होता था तो राजा के पास राजदंड हुआ करता था, जो एक प्रतीक हुआ करता था। तो दिनकर कहते हैं कि आज यह जो जनतंत्र आया है, यह जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था जो उद्भूत हुई है, इसमें श्रमिकों के, मजदूरों के फावड़े और हल, किसानों, कृषकों के, कृषक बंधुओं के जो हल हैं जिससे वो खेत को जोतते हैं, तो मजदूरों के फावड़े और किसानों के हल राजदंड बनने वाले हैं। किसी राजा का जो प्रतीकात्मक राजदंड हुआ करता था, वह युग समाप्त हो चुका है। अब जो समय आया है, जनतांत्रिक जो समय आया है, इसमें फावड़ा और हल राजदंड के रूप में बनने वाले हैं। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, और मिट्टी की जो धूसरता है
वह सोने से श्रृंगार सजा रही है, अर्थात आज तक हजारों वर्षों से वह जो जनता रही है, जिसको आज तक हाशिए पर रखा गया, राजतंत्र में, राजतंत्र वाली जो प्रणाली थी उसमें, मोनार्की का जो सिस्टम था उसमें जनता की शक्ति को कुंद कर दी गई थी। और यहाँ अब जब जनतंत्र आया है, लोकतांत्रिक प्रणाली का उद्भव हुआ है, तो वह जो मिट्टी के समान जो जनता थी, जिसकी चर्चा पिछले अवतरणों में राष्ट्रकवि दिनकर ने की थी, अब वह मिट्टी की जो धूसरता है वह सोने के समान स्वर्णिम सुनहरे रंग की हुई है और श्रृंगार रचा रही है। और अंतिम जो पंक्ति है वह आवृत्ति है, दोराह समय के रथ का, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राष्ट्रकवि दिनकर हुंकार भरते हैं, आह्वान करते हैं कि रास्ता छोड़ दो। जो पारंपरिक जो सत्ताधीश रहे हैं, पारंपरिक जो आतताई शासक रहे हैं, यह कविता उस ब्रिटिश जो सत्ताधीश रहे हैं, जो अधिपति रहे हैं, उनकी ओर भी संकेतित करती हुई यह कविता है। तो दोराह समय के रथ का, घर घर नाद सुनो, राह दे दो, रास्ता छोड़ दो, मार्ग अवरुद्ध न करो, क्योंकि समय का रथ घर घर नाद करता हुआ, घर घराता हुआ अग्रसर हो रहा है और उस पर जनता आरूढ़ है। सिंहासन खाली कर दो क्योंकि जनता आ रही है। तो अब तक के तमाम जो सत्ताधीश हैं, तमाम जो नरेश हैं, उनको संबोधित करते हुए, उन तानाशाहों को संकेतित करते हुए कवि यहाँ आह्वान करते हैं कि सिंहासन खाली करो, क्योंकि जनता को आज आरूढ़ होना है, जनता का अभिषेक होना है। इस प्रकार से साम्राज्यवादी औपनिवेशिक ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति और भारत की स्वाधीनता की प्राप्ति के तथ्य को भी यह कविता रेखांकित करती है। इस प्रकार से यह पूरी कविता समाप्त होती है और इस कविता में भाव पक्ष के दृष्टिकोण से और कला पक्ष के दृष्टिकोण से हमने निरंतर विश्लेषण किया है। हमने इसकी टूक योजना की चर्चा की, हमने इसके शब्दों की चर्चा की, तत्सम शब्दों की बहुलता है, हमने शब्द शक्ति की चर्चा की कि अभिधा शब्द शक्ति है, साथ साथ लक्षणा शब्द शक्ति का भी प्रयोग दिनकर जी ने किया है। इसके अलावा यह कविता प्रतीकात्मक कविता है, सिंबॉलिकल कविता है। मध्य के अवतरण में इस कविता में हमने देखा कि यह कविता व्यंग्यात्मक हो गई थी, सैटारिकल पोएट्री बन गई थी। जब कवि दिनकर ने सैटायर या व्यंग किया था, कटाक्ष किया था उन पारंपरिक सत्ताधीशों के प्रति, उन नरेशों के प्रति, उन आतताई शासकों के प्रति, उन शोषकों के प्रति जिन्होंने हजारों वर्षों से जनता का शोषण किया है। तो यह कविता सर्वहारा के जयघोष की कविता है। यह कविता एक बदले हुए समय को रेखांकित करती हुई कविता है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत का जो नया परिदृश्य है, उस परिदृश्य को चित्रित करती हुई यह कविता है। इस वाचन के साथ ही मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं।